जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपका अपना YouTube चैनल GS इन हिंदी पर। जैसा आप सभी को पता है, यहाँ पर हम लोग BPSC AEDO, बिहार SSC CGL 4 और ऑफिस अटेंडेंट की जो वैकेंसी आई है उस एग्जामिनेशन को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिस सेट को सॉल्व कर रहे हैं। साथ ही साथ क्वेश्चन में मौजूद ऑप्शंस को डिटेल में समझने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पूर्व में हम लोग 10 MCQs वीडियो को कवर अप कर चुके हैं जो प्लेलिस्ट पर उपलब्ध है। अगर आप उसे नहीं देखे हैं तो उन वीडियो को एक बार आप अवश्य देख लें। याद रखें, ये सभी प्रश्न एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जितने भी क्वेश्चंस इसमें करवाए जा रहे हैं वे सभी लेटेस्ट एग्जामिनेशन ट्रेंड को ध्यान में रखकर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। आपसे आग्रह है कि अगर ये वीडियो आपके लिए उपयोगी लगे तो कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब अवश्य करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि न्यू एजुकेशनल वीडियो की जानकारी नोटिफिकेशन के रूप में आपको मिल सके। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस परिस्थिति में मांग का नियम असफल हो जाता है। तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, निम्न स्तरीय वस्तुओं। देखिए, जब आप इकोनॉमी में पढ़िएगा गिवन गुड्स का कॉन्सेप्ट, तो वहाँ पर ये बताया गया है कि सामान्यतः जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो लोग उसकी मांग कम कर देते हैं, लेकिन गिवन वस्तुओं के मामले में कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ जाती है। जैसे कि उदाहरण में आलू है। अब आलू की कीमत जब बढ़ेगी तो आलू के साथ साथ अन्य खाद्य पदार्थ की कीमत भी बढ़ती है। जैसे मुर्गा है, मछली है, अंडा है, तो लोग आलू को क्या करेगा, ज़्यादा परचेज करेगा, क्योंकि उसके बनिस्पत में मांस का भी रेट बढ़ रहा है, मछली का भी रेट बढ़ रहा है, तो यहाँ पर आलू को वो ज़्यादा परचेज करेगा। लेकिन जब वस्तुओं की कीमत घटती है तो आलू की कीमत भी घटेगी। उस परिस्थिति में क्या करेगा उपभोक्ता, अपना जो परचेजिंग पावर के हिसाब से आलू के बजाय वो दूसरे गुड्स पर वो शिफ्ट कर जाएगा। तो ये नियम जो कहता है गिवन गुड्स की कीमतों में वृद्धि होने पर लोग प्रायः गिवन वस्तुओं का अधिक उपभोग करते हैं। तो थोड़ा सा आप क्या कीजिए कि गिवन गुड्स के ऊपर में 2-4 उदाहरण आप गूगल करके अवश्य देख लीजिए। दूसरा प्रश्न है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक और बाजार का प्रकार है, वहीं दूसरी ओर विक्रेताओं तथा क्रेताओं की संख्या दिया गया है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, अल्पाधिकार का संबंध बताया गया है कुछ बड़े विक्रेता तथा अत्यधिक क्रेता से। वहीं एकाधिकार के बारे में बोला गया है एक विक्रेता परंतु अत्यधिक क्रेता। ये हो गया मोनोपोली, अंग्रेजी में इसे कहते हैं। और पूर्ण प्रतियोगिता होती है, वहाँ पर क्या होता है कि अत्यधिक विक्रेता होगा, मल्टीपल सेलर होगा। जहाँ पर मल्टीपल सेलर और मल्टीपल वायर होगा उस क्षेत्र को इकोनॉमी में पूर्ण प्रतियोगिता कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक अधिकार उल्लिखित हैं। 3 का उत्तर है ऑप्शन बी, 6 प्रकार के मौलिक अधिकार हैं भारतीय संविधान में। आप सभी जानते होंगे भाग 3 में, भारत के संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकारों की चर्चा की गई है, जिसमें से समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, इस तरह से 6 मौलिक अधिकार वर्णित किया गया है भारतीय संविधान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन किन अनुच्छेद या अनुच्छेदों को आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता। ये VVI क्वेश्चन है। 4 का उत्तर है ऑप्शन बी, अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 को आपातकाल के दौरान भी इसे स्थगित नहीं किया जा सकता। यहाँ पर आप जानकारी में रखें कि अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि के संबंध में सुरक्षा प्रदान करता है, वहीं अनुच्छेद 21 जो होता है वो जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। इस तरह से ये दोनों अनुच्छेद नागरिकों को महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रदान करते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका उत्तर होगा लॉर्ड कैनिंग। अगला प्रश्न है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को ब्लैंक स्पेस है के लिए जाना जाता है। 6 का उत्तर है ऑप्शन ए, बंगाल की अस्थायी राजस्व व्यवस्था के लिए जाना जाता है लॉर्ड कॉर्नवालिस को। यहाँ पर याद रखें कि अस्थायी भूमि राजस्व व्यवस्था की शुरुआत कब हुई थी, तो उत्तर होगा इसका 1793 ईस्वी में, जिसमें बंगाल, बिहार, ओडिशा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी के क्षेत्र और उत्तरी कर्नाटक के क्षेत्र शामिल थे अस्थायी भूमि राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत। ये सभी ऑप्शन में आपको एग्जामिनेशन में दिया रहेगा और जानकारी जब तक नहीं रहेगा तो आप टिक नहीं लगा पाइएगा, तो इसे भी आपको ध्यान में रखना होगा। प्रश्न है, 39वीं समानांतर रेखा किन 2 देशों के मध्य की सीमा रेखा है। 7 का उत्तर है ऑप्शन ए, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा। अगला प्रश्न है, ला नीना प्रशांत महासागर पर किस प्रकार से प्रभाव डालती है। ज्योग्राफी से क्वेश्चन है। इसका उत्तर होगा ऑप्शन बी, जल का तापमान कम कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर ब्लैंक स्पेस है,
वाले सॉफ्टवेयर निःशुल्क उपलब्ध हैं और इन्हें कोई भी संपादित करने के साथ अपनी आवश्यकता अनुसार परिवर्तित कर सकता है। कंप्यूटर टेक्नोलॉजी से ये प्रश्न आ सकता है, तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, खुले स्रोत, जिसे ओपन सोर्स कहते हैं। ओपन सोर्स कैसा सॉफ्टवेयर होता है? तो ये निःशुल्क सॉफ्टवेयर होता है जिसे कोई भी व्यक्ति इस सॉफ्टवेयर का प्रयोग कर सकता है, कॉपी कर सकता है, स्टडी कर सकता है और साथ ही साथ सॉफ्टवेयर में चेंज भी कर सकता है। जिसको जानकारी होगी कंप्यूटर नॉलेज का, वो व्यक्ति क्या करेगा, इस पर कुछ बदलाव भी कर सकता है। वहीं दूसरी ओर एक पेड सॉफ्टवेयर होता है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट हो गया। ये सॉफ्टवेयर क्या है? प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के ये विपरीत होते हैं, जहाँ सॉफ्टवेयर रिस्ट्रिक्टली कॉपीराइट के अधीन होता है। तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम अगर आप चलाते होंगे तो जो माइक्रोसॉफ्ट का सॉफ्टवेयर है वो क्या है? पेड सॉफ्टवेयर है, या यूं कहें तो ये प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है। वहीं लाइनक्स जो है वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। लेकिन ये दोनों क्या है? तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मोहम्मद गौरी का गुलाम कौन था? वह अपने स्वामी की मृत्यु के बाद शासक बना और उसने गुलाम वंश की स्थापना की। 10 का उत्तर है ऑप्शन डी, कुतुबुद्दीन ऐबक। ये मोहम्मद गौरी का गुलाम था, आप सभी जानते होंगे, और इन्होंने गुलाम वंश की स्थापना किया था। गुलाम वंश को एक और नाम से जाना जाता है, याद रखना है। वो वंश क्या होगा? तो मामलुक वंश होगा। इस वंश का शासनकाल आपको ध्यान में रखना है, यानी कि गुलाम वंश का शासनकाल 1206 ईस्वी से 1290 ईस्वी तक इस वंश ने दिल्ली के गद्दी पर शासन किया था, या कहें तो दिल्ली सल्तनत पर शासन किया था। कभी कभी प्रश्न में पूछ देता है कि किस कबीले से थे, तो याद रखना है इलवरी तुर्क कबीले के थे। गुलाम वंश के शासक इलवरी तुर्क कबीले के थे। आगे बढ़ते हैं। प्रोटीन संरचना अनुसंधान में सफलताओं के लिए रसायन विज्ञान में 2024 का नोबेल पुरस्कार किसने जीता? 11 का उत्तर है ऑप्शन बी, डेविड बेकर, जॉन जम्पर और डेमिस हस्बिस। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है, किस देश की हॉकी टीम ने पुरुष एशियाई ट्रॉफी 2024 जीती? 12 का उत्तर है ऑप्शन डी, भारत। भारत ने चीन को हराकर 1-0 से इस ट्रॉफी पर कब्जा किया। प्रश्न है, नीतीश कुमार ने पेरिस 2024 पैरा ओलंपिक में किस खेल में स्वर्ण पदक जीता? 13 का उत्तर है ऑप्शन बी, बैडमिंटन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चतुर्थ क्षेत्रक के अंतर्गत आता है? ये भी इकोनॉमी से क्वेश्चन है। इसका उत्तर है ऑप्शन ए, सूचना प्रौद्योगिकी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगला प्रश्न है, मुख्य समुद्र से संकीर्ण पट्टी द्वारा आंशिक रूप से या पूरी तरह अलग किए गए समुद्री जल के विस्तार को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है लैगून। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 77वें कांस फिल्म महोत्सव में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी? उत्तर है अनसुईया सेनगुप्ता। तो ये तो हो गया कांस फिल्म महोत्सव 77वां। प्रश्न में पूछ देगा किस देश में ये हुआ था, तो याद रखना है फ्रांस। ये पुरस्कार का वितरण हुआ था फ्रांस में। प्रश्न है, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? ये भी VVI क्वेश्चन है। इसका उत्तर है ऑप्शन सी, गृह मंत्रालय के द्वारा। बहुत सारे लोग समझ रहे होंगे कि राष्ट्रपति के द्वारा होगा, है ना। राष्ट्रपति नहीं होगा, गृह मंत्रालय देते हैं। याद रखिएगा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय भारतीय नागरिकता प्रदान करने के लिए उत्तरदायी है। भारतीय नागरिकता का प्रावधान जो है वो जन्म के द्वारा होता है, वंश पंजीकरण और देशीकरण जिस द्वारा प्रदान की जाती है। भारतीय नागरिकता विशिष्टता नागरिक अधिनियम 1955 के प्रावधानों के अनुसार शर्तों और प्रक्रियाओं के अनुपालन के तहत प्रदान की जाती है। अधिनियम याद रखिएगा 1955। अगला प्रश्न है, अलार कलाम कौन थे? इसका उत्तर है ऑप्शन डी, बुद्ध के एक गुरु थे। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट ये है कि अलार कलाम संख्या दर्शन के आचार्य थे तथा वे अपनी साधना शक्ति के लिए विख्यात थे। अगला प्रश्न है, नव नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? इसका उत्तर है पाली अनुसंधान संस्थान के रूप में। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है कि मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राज्यारोहण के लिए अपने पिता की हत्या की एवं स्वयं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो इसका उत्तर है ऑप्शन बी, अजातशत्रु। सत्ता में बने रहने पर लोग क्या क्या कर देते हैं, उसके दुखद पक्ष का ये स्मरण दिलाता है, जिसमें राज्य लोभ से खूनी रिश्तों की कोई अहमियत नहीं दी गई। इस दुखद घटना में इसके सर्वाधिक प्रिय पुत्र अजातशत्रु का हाथ था। यहाँ पर इंफॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता देता हूँ, ऐसी घटनाएं जब भी घटित होती है तो दुष्ट लोगों का हाथ अवश्य रहता है। जैसे इस दुखद घटना में गौतम बुद्ध का चचेरा भाई जो था देवदत्त, जो बुद्ध से ईर्ष्या करता था और इन्हीं के उकसाने पर अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या की। आगे बढ़ते हैं।
10 कुमार चरित्र किसने लिखा? इसका उत्तर है दंडी ने लिखा। संस्कृत में ये लिखा गया था। ये एक गद्य काव्य है। प्रश्न है कि अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किसके कारण हुई? इसका उत्तर है शहजादा सलीम के कारण। कि अबुल फजल की हत्या 1602 ईस्वी में की गई थी, जब वे दक्कन से लौट रहे थे। यहाँ पर अकबर के सबसे बड़े बेटे राजकुमार सलीम, जो जहांगीर के नाम से सम्राट बने, उनके द्वारा एक साजिश के तहत वीर सिंह बुंदेला, जो ओरछा के शासक बने थे बाद में, इन्होंने ही सराय और आंतरी के बीच उनकी हत्या कर दी। तो साजिश करता थे सलीम और हत्यारा थे वीर सिंह बुंदेला। आगे बढ़ते हैं। 2 अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा किसने शुरू की थी? इसका उत्तर है ऑप्शन बी जहांगीर ने। यहाँ पर इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि 2 अस्पा के मनसबदारों को अपने सवार पद के दुगने घोड़े तथा सिंह अस्पा के मनसबदारों को अपने सवार पक्ष के 3 गुने घोड़े रखने होते थे। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? इसका उत्तर है गुरु गोविंद सिंह ने। याद रखें, गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें व अंतिम गुरु थे। इन्होंने पाहुल नामक त्यौहार भी शुरू करवाया था। इस प्रश्न से जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण फैक्ट ये है कि इनका जन्म पटना में हुआ था, यानी कि बिहार में हुआ था, 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को। मृत्यु कब हुई थी? तो 1708 ईस्वी को इनकी मृत्यु हुई थी। इन्होंने ही अपने मृत्यु से पूर्व में घोषणा किया था, इनके बाद कोई मानव गुरु नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? 25 का उत्तर है ऑप्शन डी लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये सही सुमेलित। वाक्यवाद हेक्टर मुनरो का संबंध बक्सर युद्ध से है, ये सत्य है। लॉर्ड हेस्टिंग का संबंध आंग्ला नेपाल युद्ध से है, ये भी मूल रूप से सत्य है। लॉर्ड बेलेजली का संबंध चतुर्थ आंग्ला मैसूर युद्ध से है, ये भी सत्य है, मूल रूप से सत्य है। डी ऑप्शन में तृतीय आंग्ला मराठा युद्ध जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस नहीं होगा, बल्कि लॉर्ड हेस्टिंग होगा। लॉर्ड हेस्टिंग्स के शासन काल में ही तृतीय आंग्ला मराठा युद्ध हुआ था। ईस्वी सन आप याद रख लें 1817-18 इसका सही ईस्वी सन होगा। वहीं जो बक्सर का युद्ध हुआ था, याद रखें, वो हुआ था 1764 ईस्वी में, ये सही ऑप्शन है। आंग्ला नेपाल युद्ध हुआ था 1814 से 16 ईस्वी के बीच में। वहीं चतुर्थ आंग्ला मैसूर युद्ध हुआ था 1799 ईस्वी में। आगे बढ़ते हैं। किस गवर्नर जनरल ने भारत में अस्थायी भू राजस्व व्यवस्था स्थापित की थी? 26 का उत्तर है ऑप्शन सी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन आत्मीय सभा के संस्थापक थे? इसका उत्तर है राजा राम मोहन राय। इन्होंने हिंदू धर्म में एकेश्वरवाद मत का प्रचार करने के लिए 1814-15 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। निम्न में से किस आंदोलन से गांधी जी संबंधित नहीं थे? 28 का उत्तर है ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन। इस आंदोलन का प्रारंभ बंगाल विभाजन के बाद हुआ था और यह 1905 से 1911 ईस्वी तक चला था। इस समय गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में थे। वे दक्षिण अफ्रीका से 9 जनवरी 1915 को भारत लौटे थे। कभी कभी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे थे, तो याद रखना है 9 जनवरी 1915 ईस्वी को। बाकी बात ये शेष तीनों आंदोलन, खिलाफत आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन और व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन, ये सभी गांधी जी से जुड़े हुए हैं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित हैं? यहाँ एक और लेखक दिया गया है, दूसरी ओर पुस्तक के बारे में है। 29 का उत्तर है ऑप्शन बी रफ़ीक जकारिया या रफ़ीक जकरिया, द मैन हु डिवाइडेड इंडिया। ये इसका सत्य उत्तर है। अब अन्य जो ऑप्शन है उसकी चर्चा करते हैं। वैलेंटाइन रिशोल एक लेखक थे, इन्होंने पुस्तक लिखा था इंडियन अनरेस्ट। इसका सही उत्तर होगा इंडियन अनरेस्ट। वहीं सुभाष चंद्र बोस जी ने बुक लिखा था इंडियन स्ट्रगल। वहीं अनहैप्पी इंडिया पुस्तक जो लिखा था उसका उत्तर होगा लाला लाजपत राय। और बीडी सावरकर ने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम होगा हिंदुत्व। एक बार हो सके तो पॉज करके इन नामों को नोटबुक पर कहीं लिख लें। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है? 32 का उत्तर है ऑप्शन सी पुलिकट झील के समीप। अगला प्रश्न है केरल का कुट्टानाडा या कुट्टानाडु प्रसिद्ध है? 30 का उत्तर है ऑप्शन बी भारत का न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र। कारण क्या है? तो यह क्षेत्र 1 से 3 मीटर समुद्र से नीचे है। साथ ही यहाँ धान की खेती मुख्य रूप से की जाती है। इसके साथ साथ केरल के जो अन्य क्षेत्र है उसे भी आप ध्यान में रखिए। कुट्टानाडा तो एक हो ही गया या कुट्टानाडु, दूसरा है अलपुझा, कोट्टायम, पथानामथिट्टा, ये सभी केरल के ज़िले हैं।
जो कि समुद्र स्थल से 1 से 3 मीटर नीचे हैं तथा यहाँ पर धान की खेती होती है। अगला प्रश्न है, पाल घाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? 31 का उत्तर है ऑप्शन बी, नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है? 32 का उत्तर है ऑप्शन सी, पुलिकट झील के समीप। किस राज्य में है? नाम याद रखना है, तो उत्तर होगा आंध्र प्रदेश। जिला का नाम आप याद रखें, नेल्लोर जिला। यहीं पर भारत का उपग्रह प्रक्षेपण केंद्र सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी गंगा नदी के किनारे स्थित नहीं है। अगर प्रश्न में पूछ दे गंगा कहाँ से निकलती है, तो उसका उत्तर होगा उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गौमुख नामक स्थान से गंगोत्री हिमनद से गंगा नदी की प्रधान शाखा भागीरथी से निकलती है, जो टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलने के पश्चात गंगा नाम से जानी जाती है। अतः उत्तराखंड का संबंध जो होगा भागीरथी से है, ना कि गंगा से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा बांध नर्मदा नदी पर नहीं है? 34 का उत्तर है ऑप्शन डी, बाणसागर। ये नर्मदा नदी पर नहीं है कि बाणसागर बांध मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में सोन नदी पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत को 3/4 से अधिक कच्चा रेशम प्राप्त होता है? इसका उत्तर होगा आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक से। इनकी संयुक्त भागीदारी कितनी % है? तो याद रखना है 54%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी, भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड नोएडा। ये सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित क्या होगा? बेंगलुरु। याद रखें, इस उपक्रम की स्थापना 1954 में हुई थी। वर्तमान में इसे भारत सरकार द्वारा नवरत्न उद्योग का दर्जा प्रदान किया गया है। तो इसका मुख्यालय तो बेंगलुरु में है, लेकिन इसके विनिर्माण इकाई जो है वो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश, पंचकुला हरियाणा, कोटद्वार उत्तराखंड, हैदराबाद तेलंगाना, मछलीपत्तम आंध्र प्रदेश, नवी मुंबई एवं पुणे महाराष्ट्र, चेन्नई तमिलनाडु एवं बंगलोर में स्थित है। तो ये था भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड से जुड़े हुए महत्वपूर्ण पॉइंट। बाकी बात डीजल लोकोमोटिव वाराणसी से संबंधित है कारखाना, इंडियन टेलीफोन रायबरेली, तेल शोधन कार्य मथुरा, ये सभी मूल रूप से सत्य है। आगे बढ़ते हैं। भारतमाला परियोजना से भारत का निम्न में से कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र संबंधित है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, सड़क इंफ्रास्ट्रक्चर। प्रश्न में अगर पूछ दे इस परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, तो याद रखना है 2017-18 में इस परियोजना की शुरुआत की गई थी। इसके तहत सीमा और अंतर्राष्ट्रीय संयोजकता वाले सड़क विकास परियोजना को शामिल किया गया है। यह परियोजना गुजरात और राजस्थान से शुरू होकर पंजाब से होती हुई हिमालयी राज्य जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम के सीमाई क्षेत्रों के विभिन्न चरणों में निर्मित की जा रही है। प्रश्न है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत स्थित है? इसका उत्तर होगा जर्मनी में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी एक झील तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है? 39 का उत्तर है ऑप्शन सी, विक्टोरिया झील। अगला प्रश्न है, उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है? इसका उत्तर है आयन मंडल। याद रखें, यहीं पर ऑरोरा ऑस्ट्रेलिस एवं ऑरोरा बोरियालिस की होने वाली घटनाएं घटित होती है। यहाँ पर उत्तरी ध्रुवीय प्रकाश को ऑरोरा बोरियालिस और दक्षिणी ध्रुवीय प्रकाश को ऑरोरा ऑस्ट्रालिस कहा जाता है। यह ब्रह्मांडीय प्रकाश होते हैं जिसका निर्माण चुंबकीय तूफान के कारण सूर्य की सतह से विसर्जित इलेक्ट्रॉन तरंगों के कारण होता है। आगे बढ़ते हैं। बिहार के किस जिले में दलदली मिट्टी है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, किशनगंज। नेक्स्ट है, स्टेडियम और शहर का कौन सा मिलान गलत है? यहाँ पर ऑप्शन सी गलत है कि इंदिरा गांधी स्टेडियम मुंगेर में है, ये गलत है। बाकी बात, खुदीराम बोस स्टेडियम मुजफ्फरपुर में है, जगजीवन राम स्टेडियम खगोल में है और राजेंद्र स्टेडियम छपरा में है, ये सभी बिहार में है। तो इंदिरा गांधी स्टेडियम मुंगेर में ना होकर के कहाँ होगा? पूर्णिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना आयोग के अंतिम उपाध्यक्ष कौन थे? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन सी, मोंटेक सिंह अहलूवालिया। कारण ये है कि जैसे ही वर्तमान में जो बीजेपी की गवर्नमेंट बनी थी 2014 में, तो योजना आयोग का नाम बदलकर इन्होंने नीति आयोग कर दिया। तो इससे पूर्व में जो थे मोंटेक सिंह अहलूवालिया, वे उनके अंतिम उपाध्यक्ष हुए। तो इस तरह से यहाँ पर हम लोगों ने 43 MCQ को सॉल्व किया, जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट है। आपसे आग्रह है, अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब अवश्य करें। रिमेनिंग क्वेश्चंस हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। बने रहें GS इन हिंदी के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।